जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में पिछले साल के पेपर को कवर करेंगे जो कि बिहार एसएससी के द्वारा 23 दिसंबर 2022 को प्रथम पाली में पूछा गया था। साथियों हम लोग पूरा जीके जीएस पेपर का एनालिसिस करेंगे, इसलिए आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? कवक मूल, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा या फिर डी साइनोबैक्टीरिया। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों, शैवाल और कवक के मध्य जो सहजीविता होती है उसको क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है लाइकेन। और साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो इसका दूसरा नाम है नील हरित शैवाल। तो इसे भी याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया या फिर नील हरित शैवाल एक ही बात है। चलिए दूसरा प्रश्न है, और साथियों आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार एसएससी का सॉल्व पेपर का बुक है, जिसमें साथियों 2011 से लेकर अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी स्नातक स्तरीय एवं इंटर स्तरीय एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को इस बुक में दिया गया है। तो साथियों बिहार एसएससी जो 10+2 पर नई भर्ती आई है, तो तैयारी करने से पहले आप लोग सभी प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बेहतर तैयारी के लिए आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। और जैसे कि हमने यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को देखा, उसके बाद हम लोग 4 को कवर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल जीके जीएस के प्रश्नों का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा उच्च पर्वतों का अभाव। याद रखिएगा, उच्च पर्वतों का अभाव के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी ये इसका रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको शॉर्ट में CSO भी लिखा जाता है। और देखिए नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की जगह पर पहले क्या था? तो योजना आयोग था। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए 13 नंबर के लिए आंसर बताइए, भगत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो याद रखिएगा बंगा गांव में। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर है चौथा ऑप्शन, पंजाब के कहाँ पर? बंगा गांव में हुआ था। किस जिले में? तो लायलपुर जिले में बंगा गांव में हुआ था। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? डेट भी पूछा जाता है। तो 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में 23 वर्ष की आयु में फांसी पर चढ़ा दिया गया था भगत सिंह को। चलिए आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है। जबकि भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन।
वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक है। चलिए आगे देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और साथियों, जो बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर भर्ती आई है, तो तैयारी करने से पहले आप लोग बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी पेपर को सबसे पहले आप लोग एनालिसिस कर लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर 17वें प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड एमहर्स्ट, याद रखिएगा। तो ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का कौन था? गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। और पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? तो 1824-26 में हुआ था। और इसकी समाप्ति की संधि के तहत तो 1826 में यांडबो, यहाँ पे लिख देते हैं यांडाबो की संधि के तहत पहला आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति होती है। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, भारत में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चलिए, किसके लिए आंसर कीजिए। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा डट्टन ने। किसने किया था? डट्टन ने। कब? तो 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार राजस्व घाटा राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य है। तो देखिए, ये उस समय का करंट अफेयर्स है बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार, तो इसको स्किप कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? चलिए आंसर बताएंगे। और ऐसे अगर आप लोग 34 के लिए आंसर जानना चाहते हैं तो बिहार 2004-05 से लगातार राजस्व अधिशेष राज्य रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो याद रखिएगा, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं खाता? हृदय, यकृत, अमाशय या फिर महाधमनी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाधमनी, याद रखिएगा। देखिए, हृदय, यकृत, अमाशय ये सभी शरीर के अंग है, जबकि महाधमनी जो है ये शरीर में सबसे बड़ी क्या है? धमनी है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में ले जाती है। तो ध्यान रखना, हृदय, यकृत, अमाशय अंग है, जबकि महाधमनी क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है। चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कर दें। तो वह कौन सा शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो याद रखिएगा, ये है क्लोरेला शैवाल। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल है। कैसा है? एक कोशिकीय शैवाल है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 40 के लिए। और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। अब से आपका क्लास जो है ये डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ चलेगा। और अगर आप लोग लाइव चैट में आंसर करना चाहते हैं तो नीचे आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो भाषा सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय पूछा गया है, ना कि उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो देखिए, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 217(1) याद रखिएगा, 217(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और राज्यपाल की नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शॉर्ट में NHRC से लिखा जाता है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993, याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो बहुत ही सिंपल है, ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस का इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल जोड़े गए? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका पहला है। 42वां संविधान संशोधन को मूल संविधान लघु संविधान माना जाता है यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ था? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था जो कि मूल संविधान में नहीं था, ध्यान रखेंगे। 44वां ध्यान रखना है, इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी कि शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। तो शलाका और शंकु कोशिकाएं जो है एक प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं जो रेटिना के भीतरी परत में पाई जाती है। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। और मनुष्य की आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो यह आर्टिकल है 71, याद रखिएगा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले जो है इसमें संबंधित है। और इसका जो निर्णय लेता है, कौन लेता है इस विवाद का? तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसका अंतिम निर्णय होता है। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? प्रतिरोध का तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो जाएगा? तो ओम मीटर। ओम मीटर होता है, जो कि यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है ओम मीटर। यहाँ पे देखिए ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा ओम मीटर। ये क्या है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, पहला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? देखिए हमने आपको बताया था ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो हरियाणा के पानीपत से, लेकिन प्रारंभ कब हुआ था? चलिए आज आपको बता देते हैं। तो ये प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा कब? तो 2015, 22 जनवरी 2015 को। किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है? और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो इसका सही जवाब है 1966 से 69 तक की अवधि, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद और चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। चलिए 57 के लिए आंसर कीजिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो साथियों अनुच्छेद 39A जो है ये प्रावधान करता है क्या? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार
किस राजवंश का शासक था? तो बहुत ही सिंपल है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे हर्यक राजवंश का शासक था, यानी कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने ही किया था। इनके पुत्र कौन थे? तो अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदयन। प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंतु जो है ऑप्टिकल फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? चलिए 64 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पर मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। आगे देखिए, शिंजो आबे खालिस्तान कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे? तो यहाँ पर 81 का आंसर हो जाएगा। शिंजो आबे जो है ये जापान के प्रसिद्ध नेता थे। आगे देखिए, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष, सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो गांव स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के सभी 3 स्तरों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? तो जनता द्वारा। ग्राम सभा के सदस्य की बात करें तो सीधे चुनाव के माध्यम से वार्ड सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य ध्यान रखेंगे। और सरपंच या ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष की बात करें तो इसको राज्य अधिनियम के अनुसार वार्ड सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और सरपंच और पंच जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो ये किसका है? तो याद रखिएगा एशियाई हाथी का। आप लोग कमेंट करके बताइए ये नेशनल पार्क कहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? घास के मैदान है और यहाँ पे महाद्वीपों के नाम है। तो पंपाज की बात करें तो पंपाज हो जाएगा, यूरोप नहीं होगा, पंपाज हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सिल्वास दक्षिणी अमेरिका, ये सभी सही है। तो सुमेलित आपका ऑप्शन ए नहीं है। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व यहाँ से किसने किया था? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु पूछा जाता है तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो साथियों विभवांतर की माप जो है वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति को मापने के लिए होता है। और आमीटर आप सभी जानते हैं, आमीटर एक मापक यंत्र है, इसका उपयोग सर्किट में करंट को मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर तो इसका उपयोग किस लिए होता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है याद रखिएगा करंट की दिशा का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो ये प्रश्न 2022 में पूछा गया था, तो बता देते इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी? तो ये आत्मकथा लिखी है किसने? तो याद रखिएगा रत्नाकर शेट्टी ने। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 163। देखिए अनुच्छेद 163-64 में क्या है? तो राज्यों में मंत्री परिषद से संबंधित है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद
163 याद रखिएगा। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है ये होती है 1963 में, 19 मार्च 1963 में। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? तो साथियों, हेलसिंकी की बात करें तो ये कहाँ की राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, याद रखिएगा। आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड की राजधानी कहाँ पर है? रिकजेविक, यहाँ पे लिख देते हैं रिकजेविक, ये आइसलैंड की राजधानी है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? देखिए, दूध में पाया जाता है यही लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जो है कौन सी समावयवता प्रदर्शित करती है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रकाशिक समावयवता। कौन सी? तो प्रकाशिक समावयवता। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो यहाँ पर 113 का आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो शारदा लिपि, याद रखिएगा, शारदा लिपि। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोलों की राजधानी पूछा जाता है कहाँ पर? तो यहीं पर तंजावुर में या फिर तंजौर थी। निम्नलिखित में XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है? तो XeF4 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय sp3d2, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। चलिए, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो इसे हमने आपको पहले भी बताया था प्रैक्टिस सेट में। इसका सही जवाब है सदन की कुल सदस्य का 8वां भाग। यहाँ पर 8वां नहीं 10वां भाग होगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी, यानी किस दर से आपको यहाँ पे रेट निकालना है? तो देखिए, मूलधन पहले कितना था? 8,000 था, ये बढ़कर हो गया 12,600। तो ये बढ़ा जो ये क्या है? तो ब्याज है। तो कितना बढ़ा? तो ब्याज बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे 12,600 में अगर 8,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,600। 4600 आपका ब्याज हो गया। तो दर निकाल दीजिए, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो 4600 गुना 100 बटे क्या होता है? समय गुना मूलधन। समय 5 है और मूलधन 8,000 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 11.5%। बीटा क्षय परिणाम है। तो बीटा क्षय एक रेडियोधर्मी क्षय है जिसमें एक परमाणु नाभिक से एक बीटा किरण उत्सर्जित होती है, और ये जो क्षय का परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो पहले 14 थी, वर्तमान में 22 है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये तो है, लेकिन मॉरिशस नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। खाली स्थान राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो उस समय का करंट अफेयर से आंसर बता देते हैं। तो याद रखिए, गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च कब किया गया था? तो डेट याद रखना है 2008 में, और इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? तो ये दिया गया है किसे? तो पूर्व जर्मन चांसलर
एंजेला मर्केल को। पहला ऑप्शन सही है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 157 ये किससे संबंधित है? तो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की योग्यता के लिए इससे संबंधित है। दूसरा ऑप्शन याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें आखिरी तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी है, 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है, पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पार्श्वनाथ। गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। यूएई की मुद्रा क्या है? तो साथियों यूएई की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दिरहम। सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? चलिए 146 के लिए आंसर कीजिए। तो सुगौली की संधि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। कब? तो याद रखिएगा 1816 में। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो देखिए गृह विभाग, राज्य विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग ये सभी इसके अधीन है, जबकि कानून व्यवस्था विभाग ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 11 जून 1665 को। पहला ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास कितने सहसंयोजक बंध है? तो याद रखिएगा 7 सहसंयोजक बंध है। डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने बिहार एसएससी के द्वारा 23 दिसंबर 2022 को प्रथम पाली में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तो सेशन पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।